हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यम। आज हम ये जानेंगे कि हम कौन हैं, इंसान का शुरुआत कहाँ से हुआ, क्या हमें भगवान ने आके इस धरती पे छोड़ दिया या हम इस धरती के परवरिश हैं या किसी एलियन ने हमें जन्म दिया। चलिए समझते हैं। मैं आज आपको इस टॉपिक को बायोलॉजी के लेवल पे, साइकोलॉजी के लेवल पे और स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे समझाने का कोशिश करूँगा। आइए इसे ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है कैसा, किस तरीके से हमारा बॉडी फॉर्म हुआ है। फिर हम धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में किस तरीके का लेयर्स था और किस तरीके से हमारा अर्थ इवॉल्व हुआ और किस तरीके से हम पे इफ़ेक्ट डाला। हम एक दूसरे से एक एक पॉइंट को कनेक्ट करेंगे जिसकी वजह से हमें एक निष्कर्ष यानी कंक्लूजन मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने आप को देखें, हम इस धरती को देख सकते हैं या फिर इस एनवायरनमेंट में जिसमें हम रह रहे हैं उसे हम महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम कैसे हैं। यानी कि हमारा आइज़ एक सेंस है जो काम करता है हमें इस यूनिवर्स या फिर इस सराउंडिंग का इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचाने के लिए। दूसरा, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सुन सकते हैं और अपने दिमाग में भेज सकते हैं कि हम किस सिचुएशन में रह रहे हैं। यानी कि हमारा जो सोचना है, इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन इज कंट्रोल बाय सेंसेस। तो अगर ऐसा है तो हमारा देखा जाए तो सेंस ही मेन है। अब इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। सेंस 5 होते हैं: आइज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। सबका हमें अलग अलग तरीके का यूज़ पता है। स्किन यानी कि फील करना, आइज़ यानी कि एक्सपीरियंस करना, ईयर्स यानी कि उसे हियर करके उसे अपने पास्ट एक्सपीरियंसेसों के साथ एक कनेक्शन बनाना और समझना कि क्या हम इस वॉइस को जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमारा माइंड हमें फोर्स करता है कि हम उसकी तरफ जाएं और उसका पड़ताल करें, यानी कि इन्वेस्टिगेट करें और समझने का कोशिश करें कि वह क्या है। तीसरा यानी कि हमारा नोज़, हमारा स्मेल, हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर हम अपने घर में रह रहे हैं तो हमारा नोज़ हमें उस स्मेल को महसूस कराता है जिसके वजह से हम समझ पाते हैं कि हम अपने घर में हैं और एक सेफ सिचुएशन में रह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम किसी खंडहर में चले जाएं और वहाँ देखें कि एक गंदी सी बदबू हमारे नाक में आ रही है जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है और हम छटपटाने लगते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं। अलग अलग तरीके के फीलिंग्स हमारे माइंड पर हावी होती हैं और हम अजीब से वहाँ से भागने का कोशिश करते हैं। ठीक है। बाकी का ई स्किन यानी कि हम महसूस कर सकते हैं अपने जो प्रियजन या फिर अपने लोग हैं या फिर कौन कैसा, कितना गर्मी है उसका, उससे हम पता करते हैं। और लास्ट वाला हमारा टंग, हम खाते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हम ये हमारा फेमिलियर खाना है या फिर किसी और ने बनाया है। तो हम जान चुके हैं कि इंफॉर्मेशन इन आवर माइंड इज कंट्रोल बाय सेंसेस, यानी कि 5 सेंस हमारे जो भी है आसपास हमें उसे महसूस कराता है। दूसरा, हम जानते हैं कि ब्रेन न्यूरॉन्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करके इंटरेक्ट करते हैं और उनके साथ एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जन्म देते हैं और हम समझ पाते हैं कि वह हम कैसे थे और क्यों थे। ठीक है, हमने जाना कि हम अर्थ या फिर अपने सराउंडिंग को कैसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं और कैसे समझ पाते हैं, हमें यह पता चल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो हमारे ब्रेन में साइनेप्स अलग अलग तरीके से, यानी कि न्यूरॉन्स का जो बॉन्ड बीच में होता है उसे हम साइनेप्स कहते हैं। जो नर्व एंडिंग, एक नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू द नर्व एंडिंग ऑफ द अदर न्यूरॉन विच फॉर्म्स अ साइनेप्स। और साइनेप्स इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है, जिसके वजह से जो न्यूरॉन एंड्स है वहाँ केमिकल्स का सिक्रेशन जो दूसरे ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन होके दूसरे न्यूरॉन के साथ नर्व एंडिंग पे मिल जाता है और हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करके हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि क्या करना है। अब अगर हम अपने ब्रेन को समझना चाहते हैं तो हमें अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। हमारा ब्रेन एक मशीन है जो बहुत तेज़ी से सोचता है। अगर हम कहें कि इन मशीन में भी सोचने की क्षमता हम दे सकते हैं तो फिर मैं टॉपिक से बाहर चला जाऊंगा। इस पे भी हम बात कुछ दिनों में टॉपिक पे करेंगे कि क्या रोबोट्स
इंसानों के दिमाग पर राज कर सकते हैं या इंसानों की दिमाग का जगह ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा बॉडी चल सकता है, खा सकता है, हाथ चला सकता है, लिख सकता है, सोच सकता है और अपने पास्ट को देखकर अपने फ्यूचर से कंपेयर करके एक अनुमान या फिर अजम्पशन कर सकता है कि वह कैसा होगा। यानी कि हमारे पास बहुत सारी पावर्स हैं जो एक नॉर्मल एनिमल में नहीं, यानी कि हम इवॉल्व्ड हैं। अब हम समझते हैं कि क्या हम हमेशा से ही ऐसे इवॉल्व थे या फिर हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए। डार्विन एक साइंटिस्ट था, डच साइंटिस्ट, जिन्होंने अपना थ्योरी रखा, द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल। जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा। उन्होंने यह थ्योरी रखा, जो अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने बॉडी या फिर अपने माइंड में चेंजेस लाता है वही इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, वही इस इन्वायरमेंट में इवॉल्व होकर अपने आप को डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह पेश करेगा। डार्विन का यह थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग था। साइंटिस्ट ने इन पे बहुत ध्यान दिया और समझने का कोशिश किया कि डार्विन का थ्योरी ऐसे वैसे तो नहीं है। अगर हम अपना एंसेस्टर्स को देखते हैं तो हमें फॉसिल फ्यूल से मिलता है कि हमारा एंसेस्टर्स, या फिर अगर हम अपना क्रोमोसोम्स किसी और एनिमल के क्रोमोसोम्स के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारा क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा मैच करता है एप्स के साथ, जिसे हम होमोसेपियंस का नाम दिए हैं। होमोसेपियंस इवॉल्व होकर ह्यूमंस में बन गए हैं और हम अपने आप को अपना प्रजाति यानी अपना स्पीशीज जिस किंगडम से हम बिलोंग करते हैं वो होमोसेपियंस किंगडम है। यानी कि जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारा इवोल्यूशन एप से हुआ है। डार्विन ने अपना थ्योरी रखा कि हम सबसे पहले अर्थ पे एक फिश की तरह यानी कि एक एक्वेटिक एनिमल की तरह जन्म लिए थे, क्योंकि अर्थ पे वाटर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट था। फिश धीरे धीरे बढ़ता रहा, इवॉल्व होते रहा, इन्वायरमेंट में चेंजेस दिखे, यानी कि अर्थ पे लैंड फॉर्मेशन देखने को मिला और उस लैंड को एक्सप्लोर करने के लिए उस फिश ने या उस वर्टिब्रेट ने अपने आप को एक एम्फीबियन ने कन्वर्ट कर लिया। हमने अब तक एक समराइज्ड वर्जन में इस टॉपिक को समझा। अब हम डीपली समझते हैं। 13.8 मिलियन ईयर्स एगो हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था, जिसमें अर्थ का सी बेड्स पे हमें एल्कलाइन वेंट्स मिलता है। वो एल्कलाइन वेंट्स जो थे उनमें अलग अलग तरीके के प्रोटीन बाइलेयर लिपिड्स फॉर्म थे। उन बाइलेयर लिपिड्स जब इन्वायरमेंट के साथ यानी सन का यूवी रेज के साथ रिएक्ट किए तब उनमें दिखा कि एल्गी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और एल्गी फॉर्म होगा तो एल्गी क्या है? ऑटोट्रॉपिक, यानी कि वो अपना फूड खुद बनाएगा। और वो खुद कैसे बना सकता है? सन का हेल्प लेके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से। और जैसे ही उसने फोटोसिंथेसिस लिया यानी कि ऑक्सीजन भी रिलीज़ होगा। तो हम अगर 13.8 बिलियन ईयर से को पीछे चले जाते हैं टाइम में और ओशन में चले जाते हैं अर्थ का, तो हमें दिखेगा कि ओशन में से अलग अलग तरीके से बबल्स निकल रहे हैं। वो बबल्स एयर में जाते थे, उन बबल्स को हम O2 कहते हैं। O2 जब सन के साथ रिएक्ट करते हैं यानी कि यूवी रेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बन जाते हैं O3 यानी कि ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो था एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया पूरा अर्थ को फॉर्म होने के लिए। जब वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हुआ तो मोर एल्गी फॉर्मेशन देखने को मिला। और मोर एल्गी फॉर्मेशन का मतलब उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग अलग तरीके के एनिमल्स भी फॉर्म हुए। अगर हम इसे और थोड़ा डीपली देखें तो जब ऑक्सीजन बढ़ने लगा तो डीएनए भी फॉर्म हुआ और डीएनए में से हमें दो टाइप के लाइफ पहले एकदम स्टार्टिंग के बिगिनिंग के देखने को मिले। फर्स्ट आर्किया, सेकेंड यूबैक्टीरिया। आर्किया और यूबैक्टीरिया से कुछ अलग ऑर्गेनिजम्स भी फॉर्म हुए। उन ऑर्गेनिज्म यानी स्पीसीज को हम कहते हैं नंबर 1 वर्टिब्रेट, नंबर 2 प्लांट, नंबर 3 यूनिसेलुलर और नंबर 4 ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड यानी इंसेक्ट। और बाकी तो आपको पता ही है। वर्टिब्रेट्स और डिफरेंट स्पीसीज के फैमिली में इवॉल्व हुए। नंबर 1 मार्सिपिलिस, नंबर 2 आर्थ्रोपोड्स, नंबर 3 एम्फीबियंस और नंबर 4 एब्स। आप मेरे साथ इमेजिन करते जाइए, एक कॉलम की तरह ये बनेगा आपके दिमाग में, सब कुछ का मेल बन के मैंने इसे खोजा है। जो एथियंस थे वो कार्निवोरस में इवॉल्व हुए और कार्निवोरस जो थे वो तो हमें पता ही है, लायन, टाइगर, चीता एक्सेट्रा, जो भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं। और जो हमारे अलग थे
यानी कि और दूसरा स्पीसीज जो थे प्रिमेट्स और रोडेंट्स। प्रिमेट्स एप्स बन गए, एप से होमोसेपियन और होमो जितना भी फैमिली में आते हैं वो सारे होमोसेपियंस या फिर जितना भी होमो एनिमल्स ह्यूमन सब कुछ थे वो बने। उसके बाद हम इतना जाने, इतना लाइफ का एक डिस्क्रिप्शन लिए, तो आखिर ये है क्या, क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इन्वायरमेंट इतना इवॉल्व हो गया, ऐसा क्या हो सकता है। असलियत में हमें हमें इन सब को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इनका शुरुआत यानी इनका बेस कहाँ है। इनका बेस इवोल्यूशन और जेनेटिक्स से स्टार्ट होता है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बारे में हम जब सुनते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले दिमाग में एक ही नाम आता है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने लॉ दिया था, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बात कर लिया है। जब उनका लॉ को देखा गया तो हमारे डीएनए में कुछ जीन्स होते हैं और कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। जीन्स के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि बच्चा जो बर्थ लेगा वो गर्ल होगा या फिर बॉय होगा ये डिसाइड करता है, जो कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है। अगर हम और डीपली समझे तो हमारा जो जीन है उसका मेन एम क्या है? उसका मेन एम होता है अपने आप को रेप्लिकेट करना, अपने आप को बढ़ाना। वो अपना एम पूरा करने के लिए हर चीज़ को कोशिश करता है। हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है वो हर तरीके से उसी को बढ़ावा देता है, रेप्लिकेशन। हम जब जन्म लेते हैं तो हम चलना सीखते हैं, खाना सीखते हैं, सोना, सब कुछ सीखते हैं, अपने आसपास के वातावरण को सीखते हैं, ताकि हम अपने दूसरे रिलेटिव्स या फिर दूसरे फ्रेंड्स के साथ जुड़ सके और फ्यूचर में जाके उनके साथ या फिर किसी और के साथ कम्युनिकेट करके उनके साथ रेप्लिकेट कर सके। और हमारा जीन उसी हिसाब से इवॉल्व होता है। हमारा जीन एक आग की तरह है जो फैलना चाहता है, जितना उसे चांस मिलेगा उतना वो फैलेगा। जैसे आग को अगर पत्तियां मिल जाए, वो भी सूखी पत्तियां, तो वो ज़्यादा फैलेगा। अगर आग को भीगी पत्तियां मिले तो उसे फैलने में समय लगता है। उस फैलने के समय के लिए उसने अपने आग को बढ़ा लेता है, और वो आग को जब बढ़ा लेता है तो जो भीगी पत्ती है वो जल्दी सूख जाती है और उसमें वो जल्दी फ्लो कर पाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा जीन में भी यूज़ होता है और हमारा जीन भी सेम तरीके से काम करता है और वही चीज़ को, ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए काम कर रहा है। उसके बाद हम समझते हैं इवॉल्यूशन क्यों हुआ। अगर जीन मान लीजिए चेंज कर रहा है अपने आप को अपने सराउंडिंग के हिसाब से, तो वो बीच का प्रोसेस क्या है? वही प्रोसेस इवोल्यूशन है। हमारा बॉडी यानी कि हमारा जो बॉडी है सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना सीखता है। और हमें इसे और समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि अगर कोई पेरेंट है, वो पेरेंट शिफ्ट हो जाता है एक ऐसे एरिया में जहाँ वो रह नहीं सकता था। मान लीजिए एक आदमी था जो अफ्रीका में रहता था, उसे भेज दिया गया नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, वो उस ठंडे को कैसे सहन करेगा, जबकि वो अफ्रीका में रहता था जहाँ पे बहुत टेम्परेट क्लाइमेट और बहुत गर्मी होता है, वो कैसे सहे? तो उसका बॉडी अपने आप को इवॉल्व करता है और अपने ऊपर वो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट या उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके बॉडी के हिसाब से। 1 साल बाद वो अडेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो उसी के एरिया में किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और अपने इन्फेंट को जन्म देता है, यानी कि अपना जनरेशन बढ़ाता है, तो उस बच्चे में हमने देखने को मिलता है कि उसका जो जीन था वो दोनों एरिया में काम कर पा रहा था। यानी कि वो अफ्रीका में भी जाता तो उसे कुछ नहीं होता और वो नीदरलैंड में भी रहता तो उसे कुछ नहीं होता। हालांकि अगर वो नीदरलैंड में ज़्यादा साल रहा तो उस पर डोमिनेंट कैरेक्टर जो जीन का होता है वो उसे सेव करता है जो ठंडा क्लाइमेट है, ना कि गर्मी से। लेकिन जब वो धीरे धीरे 1 हफ्ता 2 हफ्ता गर्म देश में रहने लगता है तो वो उसके साथ भी अडेप्ट हो जाता है। और हमारा ब्रेन कभी कभार हमारा जीन हमें कभी कभार म्यूटेट भी करवा देता है, जिसके वजह से कभी कभार हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर कोई जो माता पिता है उनका चेहरा अलग है और उनका बच्चे का चेहरा अलग है। ऐसा होने का रीज़न यही होता है, म्यूटेशन। ये म्यूटेशन होते हैं, सोमैटिक म्यूटेशन और जोमेटल म्यूटेशन देखने को मिलते हैं। 2 टाइप के म्यूटेशन होते हैं। सोमैटिक म्यूटेशन एनवायरनमेंट के बेसिस पे होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन जीन्स के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं कि ह्यूमन किस तरीके से अवेयर होता है। ठीक है, हमें जीन को पता चला कि जीन अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए अपना हर कोशिश करता है और उस कोशिश को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि
जो जीन है वो हमारा अवेयरनेस हो सकता है। मतलब जीन ही वो तरीका है जो हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया। हमारा ब्रेन कैसा होगा, कैसे सोचेगा, कैसे हर चीज़ को एनालाइज करेगा, ये तो जीन ने ही ना दिया, क्योंकि जीन ही सेल बनाता है, सेल ही टिश्यू बनाता है, टिश्यू ही ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन ही ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गन सिस्टम ही बॉडी बनाता है। यानी कि जीन ही हमें कंट्रोल कर रहा है। हमारा बॉडी कैसा होगा और किस तरीके से हमारा ब्रेन किस तरीके से सोचेगा, ये तो जीन ही कंट्रोल कर रहा है ना। तो एट लास्ट वी कैन समराइज दैट हमारा अवेयरनेस कहीं ना कहीं जीन से कनेक्टेड है। तो क्या हम कह सकते हैं हमारा पेरेंट का जिस तरीके का अवेयरनेस था वो सेम मेरे अंदर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जीन सिर्फ उसी को लेता है जो उससे अच्छा हो, जो उसे इस इन नेचर में रहने के लिए सुटेबल रखे और अपने आप को पावरफुल बना सके, वो उसी को लेता है, बाकी सबको छोड़ देता है और बाकी अपना खुद का म्यूटेशन करके अलग अलग तरीके से बनाता है। मेन बेस स्ट्रक्चर तो उसका बॉडी है, बाकी जो इंटरनल पार्ट्स है उसको वो अलग तरीके से बनाता है। ये अवेयरनेस उसने ले लिया कि मैं कैसा होऊंगा, कैसे सोचूंगा और कैसे यूज़ करूंगा अपना बॉडी को। देखिए, हमारा ब्रेन एक स्टोरेज कैंप की तरह है जहाँ पे अनलिमिटेड मेमोरी है। उस मेमोरी को वो एनालाइज करता है। अगर आप कह रहे हैं कि मैंने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद मैंने गुस्सा करना सीखा या मैंने सीखा कि ऐसा कोई करे तो उसे मारना चाहिए, ये कहाँ से सीखा? ये एक बिलीफ है। ये हमने अपने मम्मी पापा को देखा तो हमें हमारे दिमाग में एक मेमोरी बन गया कि ऐसा ऐसा होगा तो यही करना चाहिए, ऐसा ऐसा होगा तो यही, यानी कि एक बिलीफ बन रहा है। ये बिलीफ हमें गाइड करता है फ्यूचर में कि कैसे अलग अलग डिसीजन लेना है। वो डिसीजन ही तो हमसे जुड़े हुए हैं। एम आई राइट? वो डिसीजन हमसे जुड़े हुए हैं, तो यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो तो बस एक मेमोरी है। तो उसको कंट्रोल कौन किया? जो मैंने पहले बोला कि जीन हमें बताता है कि हमारा ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर होगा, और ब्रेन ही और ब्रेन में अलग अलग तरीके का पोर्शन न्यूरॉन्स होते हैं जो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो फिर यहाँ तो जीन ही मेन बेस हुआ ना। रूट क्या था यहाँ पे? जीन। तो यानी कि जीन को हम अवेयरनेस कह सकते हैं। ऐसे अगर हम इसे स्पिरिचुअलिटी के लिए, ये मैंने बायोलॉजी के लेवल पे आपको कन्फर्म कर दिया कि जीन को हम अवेयरनेस से कनेक्ट कर सकते हैं और जीन को हमारा बॉडी स्ट्रक्चर के कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे देखें तो हमारे हिंदू धर्म में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा बॉडी आत्मा से बना है। वो आत्मा अलग अलग शरीर में जाता है और शरीर कपड़ा की तरह है। यानी कि कभी आत्मा ये कपड़ा पहनेगा तो कभी आत्मा वो कपड़ा पहनेगा। वो आत्मा यानी कि जो बॉडी है वो कभी ख़त्म नहीं होता। उस मतलब जो पहनने वाला है वो कभी ख़त्म नहीं होता। वो कपड़ा बदल सकता है लेकिन वो पहनने वाला नहीं बदल सकता है। वही अलग अलग चक्र मिलता है और अंत में जाके भगवान में विलीन हो जाता है। यह हमारे हिंदू शास्त्रों के द्वारा कहा गया है। श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को कहा है। कहीं कहीं ये भी कहा गया है कि जो शिव हैं वही हमारे अवेयरनेस को दर्शा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो शक्ति है यानी कि एनर्जी वो दर्शाती है कि जब शक्ति और शिव का सम्मेलन होता है तो एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये इस तरह है कि जब शक्ति के बिना शिव नहीं रह सकते और शिव के बिना शक्ति नहीं रह सकती, उसी तरह हमारा बॉडी भी उसको एनर्जी चाहिए ताकि वो अपना अवेयरनेस को यूज़ कर सके। नहीं तो वो अवेयरनेस गलत तरीके से किसी और तरीके में जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। और अगर उस एनर्जी को हम इस इन्वायरमेंट में छोड़ दें तो वो गलत रूप ले सकती है। ये हमने अपने शास्त्रों से सीखा तो है, और हमने अपने शास्त्रों में ये कहानियाँ भी सुनी है कि शिव नहीं थे तो शक्ति ने कैसा विकराल रूप ले लिया था और पूरे धरती को हिला दिया था। उसी तरह शिव जब शक्ति न थी तो शिव का क्या हुआ था, हमने ये सीखा है। तो वी कैन रिप्रेजेंट शिव एज अवेयरनेस एंड शक्ति एज एनर्जी विच लीड्स कॉन्शियसनेस टू ए फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। अब हम समझते हैं कि क्या ये स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे तो ठीक था, बायोलॉजी के लेवल पे भी ठीक था, और फिर साइकोलॉजी के लेवल पे इसका क्या मीनिंग हो रहा है। साइकोलॉजी के लेवल पे अगर हम देखें तो हमारा ब्रेन अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखना चाहता है, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, यानी कि ज़्यादा मेमोरी हो।
ज़्यादा चीज़ हमने सीखा हो अपने छोटी छोटी चीज़ों से, तभी हम उसे यूज़ करके अपने लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमें अगर ध्यान से देखने मिले तो कुछ कुछ हमें देखने मिले कि हमारा बॉडी जो ब्रेन है, अगर कुछ स्टोरी आधा है तो उसको पूरा करने के लिए वो अपने आप को ऐसा इवॉल्व करता है कि कुछ नया बन जाए, और उस नया बन जाए को वो यूज़ करेगा अपने बातों में, और शायद वो एक मेमोरी भी बना ले, ताकि जो ब्रेन है वो सोचे ना ज़्यादा और पहले से ही उसके पास हर चीज़ के आंसर हो। हमें कुछ डिजीज़ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेक्सोफेनिया, फिर DID भी कह सकते हैं, अलग अलग चीज़ बहुत सारा है। किसी में मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हो जाते हैं, ऐसा होने का रीज़न्स भी अलग अलग हैं। जो सेक्सोफेनिया था उसमें आदमी अपने आप को जो सोचता है वो बना लेता है। मतलब अगर उसने सोचा कि मैं पागल था तो वो अपने आप को पागल बना लिया। अगर उसने सोचा कि मैं बहुत भगवान से जुड़ा हूँ और भगवान मेरे अंदर हैं तो वो अपने आप को भगवान समझ लेता है। ऐसी तरह के हमें बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में आए दिनों हर दिन देखने को मिलते हैं। मंदिर के आसपास भटकते हुए भगवान के रूप में अपने आप को दर्शाते हैं लोग। हम क्या कर सकते हैं? ये एक बीमारी से जूझ रहे हैं, इन्हें ठीक करने का भी उपाय है। उनके ब्रेन को हमें बदलना होगा, डाइवर्ट करेंगे तभी वो बदल सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही सच है और वही सच को वो अपने अंदर बसा लेता है। तो हम इससे कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो अपने आप को पूरा करने के लिए अलग अलग सोच रखता है, यानी कि उसके पास लॉजिकल थिंकिंग वाली पावर्स तो है, यानी कि उस लॉजिकल थिंकिंग पावर्स को वो अपना आइडेंटिटी देने के लिए ज़रूर यूज़ करता है। आइडेंटिटी उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और उसी आइडेंटिटी को तो हम अवेयरनेस कहते हैं। वही तो हैं हम कौन हैं? हमारे ब्रेन के लिए जो हम इसे मैं एक छोटे से लाइन में समराइज़ करता हूँ। हम वो नहीं जो हम समझते हैं कि हम हैं, हम वो भी नहीं जो हम समझते हैं कि शायद वो सोच रहा है कि मैं ऐसा हूँ तो मैं भी ऐसा ही हूँगा। हम वो हैं जो हम सोचते हैं कि मेरे लिए वो ऐसा है तो मैं भी उसके लिए ऐसा हूँ। इसको हम कह सकते हैं कि अगर मैं अपना फैमिली में रह रहा हूँ तो मेरा पर्सनैलिटी अलग होगा, यानी कि मेरा आइडेंटिटी डिफरेंट होगा, और अगर मैं अपने स्कूल में हूँ तो मेरा आइडेंटिटी भी डिफरेंट होगा। तो अलग अलग जगह पे मेरा आइडेंटिटी भी चेंज हो रहा है। तो हमारा आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी हमारा ब्रेन डिस्कस कर रहा है और वो बना रहा है कि इस स्टोरी को पूरा करने के लिए मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन जमा करूं अपने इन्वायरमेंट से, ताकि मैं पूरा हो जाऊं और अपने आप को एक आइडेंटिटी दे सकूं। उसका मेन गोल यही है, इसलिए वो अपने आप को एक नाम देना चाहता ही चाहता है। हमने 3 लेवल पे इस टॉपिक को समझ लिया। अब हम समझते हैं कि हम असलियत में हैं कौन। अगर हम इसे सबको मिला लें, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी हमारा जो अवेयरनेस यानी कॉन्शियसनेस और एनर्जी यानी कि बॉडी जो ग्लूकोज कंज्यूम करता है, वो जब मिलते हैं तभी हमारा ब्रेन यानी हमारा आइडेंटिटी बनता है। और साइकोलॉजी कहता है कि वो मेमोरी के साथ इंटरप्रेट करके एक आइडेंटिटी बनाता है अपने लोगों या फिर अपना इन्वायरमेंट के हिसाब से। यानी कि जब हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और एनर्जी जाता है। जब वो ऑक्सीजन उस एनर्जी को यूज़ करता है तो हमारा बॉडी लॉजिकली सोच पाता है, हमारा ब्रेन। और जब लॉजिकली सोच पाता है तो वो अपना पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके आज का अपना आइडेंटिटी बना सकता है। और आज का आइडेंटिटी बना सकता है तो वो देख सकता है कि हम कौन हैं। साइंस के पर्सपेक्टिव से ये जो एटॉमिक लेवल पे हम इसे समझते हैं कि हमारा सेल हमें कैसे अलग अलग कर रहा है। तो यानी कि जीन हमारा ब्रेन को इफ़ेक्ट किया कि हमारा ब्रेन किस तरीके से अपना जो पास्ट है उसको इंटरप्रेट करेगा। ये भी तो हमारा जीन नहीं बनाया ना। तो एक हिसाब से तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई गलत नहीं होता, हर अपने आप में सही है, लेकिन सबका एक लिमिटेशन है कि ये यहाँ तक जाएगा तो सही है और उसके ऊपर जाने के लिए एक नया थ्योरी लाना पड़ता है। उसी तरीके से अब साइंस है। अब साइंस के बाद फ्यूचर में और हम बड़ा लेवल पे खोलेंगे तो हमें एक बड़ा थ्योरी चाहिए। जैसे मान लीजिए मल्टीवर्स का थ्योरी आ जाएगा तो उसे समझने के लिए हमें एक नया थ्योरी चाहिए, क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, उसका जो साइंस है वो डिफरेंट है। जैसे कि पहले जो था वो क्लासिकल फिजिक्स था, उसके बाद अब मॉडर्न फिजिक्स आ गया है। मॉडर्न फिजिक्स में तो क्वांटम फिजिक्स आ चुका है और क्वांटम फिजिक्स का थ्योरी भी सब कुछ अलग है। उसी तरीके से हमको डिस्कस होता है। सो thank you guys for watching my video. Make sure to like, share and subscribe the video. मैं
नेक्स्ट एपिसोड में ये बताऊंगा कि क्या हम सब एक दूसरे से सेम हैं या हम सब एक दूसरे से अलग हैं। अगर सेम है तो किस लेवल पे सेम है, अगर डिफरेंट है तो किस लेवल पे डिफरेंट है। क्या वो चीज़ है जो हमें डिफरेंट करती है अलग अलग लोगों से। थैंक यू, कीप लर्निंग।